चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन से शुरू होकर आसमान के उन टिमटिमाते तारों तक जाता है। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की। बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो सबने सुना ही होगा, है ना? ये कविता जितनी सीधी सादी लगती है, असल में है नहीं, बल्कि हमारे ग्रह की कहानी को समझने के लिए ये एकदम सही जगह है शुरुआत करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो कहानी है ना, वो असल में तारों की ही कहानी है। और इसे समझने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही था कि भाई ये सब कुछ, ये ग्रह, ये दुनिया आखिर बनी कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने की पहली सीरियस कोशिश 18वीं सदी में दो कमाल के विचारकों ने की। उन्होंने एक थ्योरी दी। सोचिए, अरबों साल पहले स्पेस में बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था, और वक्त के साथ ये बादल धीरे धीरे ठंडा होने लगा, सिकुड़ने लगा, और इसी से हमारा सूरज और सारे ग्रह बने। और पता है, इस आइडिया में काफी दम था। इसने एक बड़ी पहेली सुलझा दी, वो ये कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में क्यों घूमते हैं और लगभग एक ही प्लेन पर, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़े से घूमते हुए चक्के पर सब कुछ एक साथ घूम रहा हो। लेकिन इस थ्योरी में एक पेंच था, एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये नहीं समझा पा रही थी कि ग्रहों के पास घूमने की इतनी तेज रफ्तार, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो आई कहाँ से? खासकर तब जब हमारे सूरज, जो कि सेंटर में है, वो तो काफी धीरे घूमता है। और यहीं पर साइंस की सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। देखिए, जब कोई आइडिया पूरी तरह से काम नहीं करता तो साइंटिस्ट उसे फेंक नहीं देते, नहीं, वो उसे और बेहतर बनाते हैं। तो 1950 में कुछ नए सबूतों के आधार पर इस पुरानी थ्योरी को एक नया जबरदस्त अपग्रेड मिला। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि साइंस खुद को कैसे ठीक करता है। नई थ्योरी ने पुरानी को गलत नहीं कहा, बस उसमें कुछ जरूरी चीजें जोड़ी। जैसे कि उस बादल में सिर्फ गैस नहीं थी, बल्कि हाइड्रोजन, हीलियम के साथ साथ धूल भी थी। और सबसे बड़ा बदलाव कि ग्रह ठंडे होने से नहीं, बल्कि इन धूल के कणों के आपस में चिपकने और जुड़ने से बने। इस चिपकने और जुड़ने की प्रोसेस को कहते हैं अक्रीशन। इसे ऐसे समझिए, जैसे घर के किसी कोने में धूल के छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो आपस में जुड़कर एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अरबों सालों के स्केल पर। धूल और चट्टानों के ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते गए, बड़े होते गए, और आखिरकार हमारी पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह बन गए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पृथ्वी एक नेबुला यानी गैस और धूल के बादल से बनी। लेकिन फिर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई वो नेबुला कहाँ से आया, वो तारे कहाँ से आए? मतलब ये सारा का सारा सामान जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, वो आखिर आया कहाँ से? और इस सबसे बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है साइंस की शायद सबसे मशहूर थ्योरी में। हाँ, वही द बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि आज हम जो कुछ भी देखते हैं, हर तारा, हर ग्रह, हर चीज, यहाँ तक कि स्पेस और टाइम खुद, ये सब कुछ लगभग 13.7 अरब साल पहले एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म और घने पॉइंट में बंद था। और फिर बैंग, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और ये पॉइंट तेजी से फैलना शुरू हो गया। अब लगता है कि ये तो बस एक कहानी है। इसका सबूत क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत 1920 में एक एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने दिया। उन्होंने टेलीस्कोप से देखा कि गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं एक जगह रुकी हुई नहीं है, वो हमसे दूर भाग रही हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि पूरा के पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और सबूत है, एक ऐसा सबूत जो उस महाविस्फोट की एक धीमी सी गूंज जैसा है, एक आवाज जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR। असल में ये उस बिग बैंग से बची हुई गर्मी है जो अरबों सालों बाद भी पूरे स्पेस में फैली हुई है। इसे एक तरह से यूनिवर्स का बर्थ सर्टिफिकेट मान सकते हैं। ये बिग बैंग थियरी का सबसे पक्का सबूत है। तो
जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, घूमते हुए बादल से लेकर फैलते हुए ब्रह्मांड तक, तो हमारे सामने एक बिल्कुल नई और कमाल की तस्वीर उभर कर आती है। हमें ये समझ आता है कि हमारी पृथ्वी की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। ये तो लगभग 14 अरब सालों से चल रही एक बहुत बड़ी, एक एपिक कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस सब से जो एक बात हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि हमारा ब्रह्मांड कोई रुकी हुई स्थिर जगह नहीं है। ये एक जिंदा चीज की तरह है जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और हमारी पृथ्वी, वो इस चलती फिरती कहानी का एक बेहद खूबसूरत चैप्टर है जो आज भी लिखा जा रहा है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। हमें तारों की जरूरत ही क्यों है? मतलब क्यों चाहिए हमें स्टार्स? सुनने में बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे होने की पूरी कहानी का निचोड़ है। और जवाब हैरान करने वाला सीधा है, पर बहुत गहरा भी। जवाब ये है कि प्लैनेट्स यानी हमारे जैसे ग्रह तारों के बिना बन ही नहीं सकते। बस यही वो एक लाइन है जो इस पूरी कहानी की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है। तो फिर ये तो साफ हो गया कि कहानी तारों से शुरू होगी। चलिए फिर हमारे इस कॉस्मिक स्टोरी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी तारों का जन्म। अच्छा, तो ये तारे बनते कैसे हैं? ये प्रोसेस ना जितना खूबसूरत है उतना ही पावरफुल भी। सब कुछ शुरू होता है हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े बादलों से, जिन्हें नेबुला कहते हैं। अब इन बादलों में हर जगह गैस एक जैसी नहीं होती, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसी वजह से गैस के गुच्छे बनने लगते हैं और यहीं पर एंट्री होती है ग्रेविटी की, यानी गुरुत्वाकर्षण की। वो इन गुच्छों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये सब पास आता है, दबाव और गर्मी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है और फिर बूम, तारे का कोर जल उठता है और बस हो गया एक नए तारे का जन्म। ठीक है, तारे बन गए, पर यह सब हुआ कब? मतलब ब्रह्मांड की इतनी बड़ी कहानी में ये घटना कहाँ आती है? चलिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। बिग बैंग तो हुआ ही था, उसके बाद तारों का बनना शुरू हुआ लगभग 5 से 6 अरब साल पहले। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि हम इस ग्रैंड कहानी में कहाँ खड़े हैं। और जब बात इतने बड़े स्केल की हो ही रही है तो जरा ये सोचिए, एक आम गैलेक्सी का डायमीटर, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी 1.5 लाख लाइट ईयर्स तक हो सकती है। 1.5 लाख, ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी दूरी है जिसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। लेकिन एक मिनट, ये लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, ये है क्या चीज़? बहुत लोग इसे टाइम की यूनिट समझ लेते हैं, मतलब सोचते हैं कि ये साल जैसा कुछ है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक लाइट ईयर टाइम नहीं बल्कि दूरी नापने का एक तरीका है। बहुत सीधी सी बात है। ये वो दूरी है जो लाइट यानी रोशनी 1 साल में ट्रैवल करती है। और ब्रह्मांड के इन विशाल फासलों को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर इसे किलोमीटर में समझना हो तो 1 लाइट ईयर का मतलब है लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। अब जरा सोचिए, हमारे सूरज से पृथ्वी तक रोशनी को आने में लगते हैं सिर्फ 8.3 मिनट। कहाँ 8 मिनट और कहाँ पूरा 1 साल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी ज्यादा बड़ी दूरियों की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तारे बन चुके हैं, अब आगे क्या? कहानी में अगला मोड़ क्या है? अगला पड़ाव है ग्रहों का बनना। साइंटिस्ट के पास इसे समझाने के लिए एक 3 स्टेज मॉडल है। सबसे पहले क्या होता है, एक नए बने तारे के चारों तरफ गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन जाती है, एक चक्के की तरह। फिर इस डिस्क के अंदर छोटे छोटे पत्थर और पिंड बनने लगते हैं, इन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। और फिर आता है फाइनल स्टेप, जिसे एक्रीशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ये छोटे छोटे पिंड गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जुड़ते आखिरकार एक ग्रह बन जाते हैं। तो ये एक्रीशन शब्द का मतलब क्या है? अरे बहुत सिंपल है, ये बस वो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज धीरे धीरे अपने ऊपर और सामान जमा करके बड़ी होती जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाकर उसे बर्फीली ढलान पर लुढ़का दें, वो और बर्फ जमा करता हुआ बड़ा होता जाएगा, है ना? बस प्लैनेटेसिमल्स भी ऐसे ही आपस में जुड़कर ग्रह बनाते हैं। पर ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि ये सच है? इसका सबूत क्या है?
आखिर साइंस तो सबूतों का ही खेल है, राइट? और सबूत कहीं दूर नहीं, हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही बिखरा पड़ा है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, या फिर वो उल्कापिंड जो कभी-कभी धरती पर आ गिरते हैं, ये सब क्या है? ये सब उसी कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ मलबा है। ये ग्रह बनने की प्रक्रिया के बचे खुचे टुकड़े हैं। एक तरह से ये हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के फॉसिल्स हैं। तो अब हमें सोलर सिस्टम के बनने का एक आइडिया मिल गया है। अब जरा जूम इन करते हैं और अपने घर पर फोकस करते हैं, हमारी पृथ्वी। देखते हैं कि इसके शुरुआती दिन कैसे थे। आज की हरी भरी पृथ्वी को भूल जाइए। शुरुआती पृथ्वी एक ऐसी जगह थी जिसे हम शायद पहचान भी न पाएं। जरा कल्पना कीजिए, एक चट्टानी, आग उगलती हुई, गर्म और एकदम बंजर दुनिया। ऊपर से लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही है, और इसका वायुमंडल, वो भी एकदम पतला सा, बेजान। शुरू में इसका जो वायुमंडल था वो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। भाई, ब्रह्मांड में यही गैसें सबसे ज्यादा हैं, तो पृथ्वी की ग्रेविटी ने इन्हें ही पकड़ लिया था। वो ऑक्सीजन वाली हवा जिसमें हम आज सांस लेते हैं, वो तो बहुत बहुत बाद की कहानी है। वो तो तब आई जब यहाँ जीवन शुरू हुआ। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या समझें? इसका निचोड़ क्या है? ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सच की तरफ ले जाता है। और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी पृथ्वी का बनना कोई तुक्का या हादसा नहीं है। नहीं, ये एक सिस्टमैटिक प्रोडक्ट है। ये फिजिक्स के नियमों का एक सीधा सा नतीजा है। गुरुत्वाकर्षण से लेकर जिसने चीजों को एक साथ खींचा, से लेकर उन तरीकों तक जिनसे छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं, सब एक सिस्टम का हिस्सा। और यही बात हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर हमारी दुनिया एक सिस्टम से बनी है, ऐसे नियमों से जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे काम करते हैं, तो फिर सोचिए इस अनंत ब्रह्मांड में और क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। सोचने के लिए एक बहुत ही कमाल का सवाल है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि चट्टान का एक गरम सपाट सा गोला हमारे इस परतदार हरे भरे जीवंत घर में आखिर बदला कैसे? इसका जवाब अरबों साल के इतिहास में छिपा है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के दिल में, उसके केंद्र में जाना होगा, क्योंकि हमारे पहले सवाल का जवाब वहीं गहराइयों में छिपा है। सवाल बहुत सीधा सा लगता है, पर है बहुत गहरा। पृथ्वी अंदर से एक ठोस गेंद की तरह क्यों नहीं है? ये प्याज की तरह एक के ऊपर एक कई परतों में क्यों बटी हुई है? यकीन मानिए, इस पूरे सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और वो है घनत्व। जी हां, डेंसिटी, मतलब कौन सी चीज कितनी भारी है और कौन सी हल्की। बस इसी एक छोटे से नियम ने हमारे पूरे ग्रह का ढांचा तैयार कर दिया। तो सोचिए, जब पृथ्वी बस एक पिघला हुआ गरम लावा का गोला थी, तब गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाया। जो सबसे भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, वो सीधे केंद्र की तरफ डूबने लगी और बन गया हमारा कोर। और जो हल्के पत्थर थे, वो ऊपर की तरफ तैरने लगे। उनसे बना मैंटल और सबसे ऊपर की पतली परत यानी क्रस्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है। तो पृथ्वी के अंदर की परतों की कहानी तो हमने समझ ली। अब चलिए जरा बाहर निकलते हैं और ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। ये जो हमारा वायुमंडल है, हमारा आकाश, इसके बनने की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। देखिए, पृथ्वी का जो सबसे पहला वायुमंडल था ना, वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाया। सूरज से आने वाली तेज हवाओं ने उसे उड़ा दिया। फिर शुरू हुआ दूसरा दौर। पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखियों के जरिए गैसें बाहर निकलीं। इसे हम डीगैसिंग कहते हैं। लेकिन ये वायुमंडल जहरीला था। और फिर आया तीसरा दौर, जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ आप उस जबरदस्त बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है स्टेज 2 का वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से भरा हुआ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ है हमारा आज का वायुमंडल, जिसमें भरपूर ऑक्सीजन है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? और इस सवाल का जवाब ही हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये जवाब है जीवन की शुरुआत। ये सिर्फ कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत का जन्म था जिसने इस पूरे ग्रह की शक्ल ही बदल दी। माना जाता है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में एक केमिकल सूप में हुई, जहां कई तरह के केमिकल्स ने आपस में मिलकर धीरे धीरे खुद को दोहराने वाले मॉलिक्यूल बना लिए
और जानते हैं, हमारे पास इसका सबूत भी है। सबसे पुराने जीवाश्म नीले हरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के हैं। और ये कब हुआ? लगभग 3.8 अरब साल पहले। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये बहुत बहुत लंबा समय है। मतलब पृथ्वी के बनने के कुछ ही समय बाद लगभग पलक झपकते ही जीवन शुरू हो चुका था। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जीवन किसी बने बनाए ऑक्सीजन से भरे बढ़िया माहौल में नहीं आया था। नहीं, बल्कि जो शुरुआती जीव थे उन्होंने ही उस जहरीले वायुमंडल को बदला और उसे हमारे सांस लेने लायक बनाया। मतलब जीवन ने अपना घर खुद बनाया। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और 3 जरूरी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो इस पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। ये वही प्रक्रिया है जिससे भारी चीजें केंद्र में गईं और हल्की चीजें ऊपर आ गईं और पृथ्वी की परतें बनी। याद है ना, सब कुछ डेंसिटी का खेल। दूसरा है डीगैसिंग, मतलब ज्वालामुखियों के जरिए पृथ्वी के अंदर से गैसों का बाहर निकलना। इसी से हमारा दूसरा जहरीला वायुमंडल बना था। और तीसरा सबसे अहम, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये वो जादुई बायोलॉजिकल प्रोसेस थी जिसका इस्तेमाल साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों ने किया और एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन को बाहर फेंका। इसी ने हमारे वायुमंडल में क्रांति ला दी। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को देख लिया है, चलिए इन सब को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये सब मिलकर एक कहानी कैसे बनाते हैं। ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि पृथ्वी का बनना कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे फिजिक्स के नियम चलाते हैं और बायोलॉजी यानी जीवन उसे बदलता रहता है। पहले ग्रह ने जीवन बनाया और फिर जीवन ने ग्रह को बदल दिया। ये एक अद्भुत रिश्ता है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर अरबों साल पहले के नन्हे से जीवों ने पूरे ग्रह का वायुमंडल बदल दिया था, तो आज हम अपनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से इस ग्रह को कैसे बदल रहे हैं? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर पृथ्वी की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ चल सकें। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और की पढ़ाई में बहुत मदद कर सकता है।